हेलो दोस्तों, ये है न्यू एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 3 जिसका शीर्षक है भारत की जलवायु। इसके पहले के चैप्टर में हमने मौसम के बारे में जानकारी लिया था। अब भारत की जलवायु के बारे में हमें जानने को मिलेगा। मौसम का चैप्टर इसलिए पहले पढ़ा गया क्योंकि मौसम और जलवायु का गहरा संबंध है। मौसम जहाँ पे कोई विशेष स्थान विशेष अवधि का को रिप्रेजेंट करता है, वहीं जलवायु एक लंबे समय के मौसम को देखते हुए जलवायु का निर्धारण किया जाता है। यहाँ पर एक कथन है जो सुभाष तानी का कथन है। वर्षा समय पर हो, पृथ्वी अन्न से समृद्ध हो, यह देश अशांत रहित हो, विद्वान लोग भय रहित हो। एक कोटेशन है। आइए हम आगे देखें हमें इस चैप्टर में किन किन सवालों का जवाब मिलेगा। भारतीय जलवायु को कौन कौन से तत्व विविध बनाते हैं। पहला सवाल है कि जलवायु क्या है और कौन कौन से तत्व हैं जो इसको अलग अलग विविध बना देते हैं। दूसरा, मानसून क्या है, ये कैसे बनता है। हमने देखा एक मौसम, फिर जलवायु, फिर मानसून। मानसून जिससे बारिश होती है, ये क्या है और ये कैसे बनता है। जलवायु का समाज, संस्कृति, आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जलवायु का पूरे भारतीय महाद्वीप में उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, वो क्या क्या है। चौथा सवाल है, जलवायु की समझ हमें प्राकृतिक आपदा के लिए तैयार रहने में किस प्रकार सहायता करती है। यानी कैसे हम आपदा के पहले ही उससे निपटने के बारे में प्लान बना सकते हैं। ये जलवायु की समझ से पता चल सकता है। फिर आखिरी सवाल जवाब होगा कि जलवायु परिवर्तन क्या है, जो आप आज सुनते हैं ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से या तो टेम्परेचर बढ़ता है या तो टेम्परेचर घटता जाता है। दोनों का परिणाम नकारात्मक होता है। इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम देखते हैं चैप्टर की शुरुआत होता है मौसम, ऋतुएं और जलवायु से कि तीनों क्या है और इनका संबंध क्या है। जलवायु एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग लोग सामान्यतया दैनिक बातचीत में करते हैं। प्रायः इसका तात्पर्य मौसम से होता है, जलवायु से नहीं। दोस्तों, जो हम लोग दैनिक बातचीत में करते हैं वो मौसम की बात करते हैं, न कि जलवायु का। दोनों में क्या अंतर है। तो मौसम वह है, अब ये परिभाषा इसको याद रखिएगा कि मौसम वह है जिसे हम प्रतिदिन या हर घंटे अनुभव करते हैं, जैसे वर्षा, तेज धूप, तेज हवा इत्यादि। यह समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। दूसरी तरफ जलवायु मौसम का वह प्रतिरूप है जो किसी क्षेत्र या प्रदेश में लंबे समय तक, कम से कम कई दशकों तक अनुभव किया जाता है। ये प्रतिरूप क्षेत्र अनुसार अलग अलग होते हैं। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात है कि मौसम दिन प्रतिदिन हर घंटे अनुभव किया जा सकता है। आपने गाना भी सुना होगा कि बदल तो जाओगे नहीं मौसम की तरह। इसका मतलब है कि मौसम बदलता रहता है, लेकिन जलवायु पर ऐसा कोई गाना नहीं बना कि जलवायु बदल जाएगा, क्योंकि जलवायु एक दशक यानी 10 साल, 20 साल, 30 साल के अनुभव के बाद वहां पर जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है। यही वजह है कि जलवायु किसी क्षेत्र प्रदेश में लंबे समय तक अस्थायी रहने वाला होता है। इससे पहले कि हम विभिन्न प्रकार की जलवायु पर चर्चा करें, आइए संक्षेप में ऋतुओं के विषय में जान लें। ऋतु कैसे बनती है, ये भी एक सवाल है कि ऋतु कैसे आती है। तो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है, जिससे ऋतुओं का निर्माण होता है।
दोस्तों इस चीज को याद रखिए कि जो ऋतु है, ये धरती है, ये सूरज है। यदि पृथ्वी यहाँ पे सूरज के चारों तरफ जब घूमती है, उसी के अनुसार ऋतुएं बदलती रहती हैं। जो सूर्य के सामने होता है वहां पे गर्मी होती है, और जहाँ पे तिरछी हवा प्रकाश पड़ेगा, सूर्य का रोशनी आएगी, वहां पर शीतोष्ण शीत और गर्मी के मध्य का तापमान हो जाएगा, और जहां पे नहीं पहुंचती वहां पर ठंड हो जाएगा। प्रत्येक ऋतु कुछ महीनों तक रहती है और प्रतिवर्ष पुनः आती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक वर्ष में अनेक ऋतुएं होती हैं, जैसे बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत। एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो पांच प्रकार के ऋतुओं के बारे में यहाँ जानकारी दी गई। इसको याद रखिएगा। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत, ये ऋतुएं क्रमशः एक चक्र में आती हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऋतुओं का संबंध मौसम से या जलवायु से है। इसका क्या उत्तर है? ऋतुओं का संबंध किससे है? मौसम से है या फिर जलवायु से है? मौसम ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित होता है। दोस्तों यहाँ पे तो हमने देखा कि कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं। ये ऋतुएं क्रमशः एक चक्र के रूप में चलती हैं। दोस्तों अब प्रश्न उठता है कि ऋतुओं का संबंध मौसम से या जलवायु से? इसका उत्तर है दोनों से। यदि आपसे कोई ये सवाल पूछता है कि ऋतुओं का संबंध मौसम से है या फिर जलवायु से, तो आप कहेंगे दोनों से। यानी ऋतु का संबंध मौसम और जलवायु दोनों से है। इसके बाद मौसम ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित होता है। मौसम ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित होता है। जो गर्मी में शुष्क एवं गर्म, मानसून में आर्द्र वर्षा वाला होता है। यानी मौसम ऋतुओं के अनुसार बदलता है। किसी भी क्षेत्र विशेष की ऋतुओं के प्रतिरूप का वहां की जलवायु से गहरा संबंध होता है। ऋतुओं के प्रतिरूप का वहां की जलवायु से गहरा संबंध होता है। विश्व के अधिकतर क्षेत्रों में जहां चार मुख्य ऋतुएं होती हैं, कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं विश्व में? बसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत। जबकि भारत में वर्षा ऋतु भी होती है, क्योंकि यहाँ वर्षा एक वर्ष में विशिष्ट समय में वर्षा ऋतु या मानसून में ही होती है। पारंपरिक रूप से भारत के अनेक भागों में संपूर्ण वर्ष को 6 ऋतुएं बसंत, ग्रीष्म, शरद, वर्षा, हेमंत और शिशिर में विभाजित किया जाता है। दोस्तों इस बात को याद रखें। पहला, कि विश्व में 4 ऋतुएं हैं। कौन कौन सी हैं? वो यहाँ है, बसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत। यानी ग्रीष्म, शरद, शीत और बसंत। भारत में एक बढ़ता है तो वसंत ऋतु हो वर्षा ऋतु हो जाता है। जबकि भारत में पारंपरिक रूप से देखा जाए तो 6 ऋतुओं की बात की जाती है, दो दो महीने का। बसंत, ग्रीष्म, शरद, वर्षा, हेमंत और शिशिर। शीत पूर्व और शीत ऋतु। विशिष्ट त्योहार एवं रीति रिवाज इन 6 ऋतुओं से संबंधित हैं। बसंत पंचमी और शरद पूर्णिमा।
यदि आप अपने आसपास की दुनिया का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि मानव, पौधे और पशु जीवन ऋतुओं के साथ सामंजस्य में है। यानी हर कोई ऋतुओं के साथ सामंजस्य में रहता है। हम जो फसलें उगाते हैं, भोजन करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, वे सभी मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। बसंत की शुरुआत में ही पेड़, झाड़ियां मिलती हैं। कुछ स्थानों पर वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। यह शरद ऋतु के आते ही अपना रंग बदल लेते हैं और कुछ पशुओं के शरीर पर ठंड के महीनों में घने बाल विकसित हो जाते हैं। आइए पता लगाएं, आपकी प्रिय ऋतु कौन सी है? कारण सहित एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। आपके क्षेत्र में ऋतुओं से जुड़ी विशेष घटनाओं का पता लगाने के लिए 3 या 4 विद्यार्थियों के समूह पर चर्चा कीजिए। इस इनसे संबंधित गीत, उत्सव, संबंधित भोजन, विभिन्न ऋतुओं से संबंधित प्रचलित प्रथाएं आदि को लिखिए, कक्षा के साथ साझा कीजिए। क्या आप जानते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन से वृक्ष शीत ऋतु के आगमन से पूर्व अपना रंग बदल देते हैं? क्या ऐसे वृक्ष हैं जो इस समय अपने पत्ते गिरा देते हैं? आपके विचार में ऐसा क्यों होता है? इन वृक्षों के स्थानीय नामों का पता लगाइए। सामान्यतया जलवायु लंबे समय तक स्थिर बनी रहती है। दोस्तों, सामान्यतया जलवायु लंबे समय तक क्या होती है? स्थिर बनी रहती है। वैज्ञानिक हाल के दशकों में विश्व की जलवायु में परिवर्तन का आंकलन कर रहे हैं। अध्ययनों से ज्ञात होता है कि इनमें से कई परिवर्तन मानवीय क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप हो रहा है। वर्तमान में जो भी परिवर्तन जलवायु में हो रहा है, ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का कि वह मानव के क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप हो रहा है। आइए अवलोकन करें। मौसम वह है जिसे हम दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं, जैसे तेज हवा, वर्षा, गर्मी, सूखा आदि। ऋतुएं प्रतिवर्ष आती हैं और प्रत्येक वर्ष में किसी स्थान का मौसम भिन्न होता है। फिर आता है जलवायु किसी विशेष क्षेत्र में दीर्घकालिक मौसमी प्रतिरूप है। जलवायु किसी विशेष क्षेत्र में दीर्घकालिक मौसमी प्रतिरूप है। विश्व में विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है। विश्व में विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब हम भारत में पाई जाने वाली जलवायु के प्रमुख प्रकारों के बारे में जानेंगे। भारत में जलवायु के प्रकार, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू हो रहा है कि भारत की जलवायु कैसी है, कितने प्रकार की है और उस जलवायु का प्रभाव हमारे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत विविधताओं का देश है। यह बात इसकी जलवायु के बारे में भी उतनी ही सत्य है। उत्तर में हिमालय पर्वतों में अल्पाइन जलवायु मिलती है। दोस्तों, अगर ये भारत है, हिमालय यहाँ है, तो यहाँ पे कौन सी अल्पाइन जलवायु पाई जाती है, जहाँ शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी और बर्फीली होती है तथा ग्रीष्म ऋतु शीतल होती है। अल्पाइन शब्द आल्प से आया है। अल्पाइन शब्द आल्प से आया है, जो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। संभवतः यहीं पर आपको भारत में सबसे अधिक मोटे कपड़े पहने लोग देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जैसे ही जलवायु बदला, अल्पाइन आया, अत्यधिक ठंडी का समय है, वैसे ही हमारे पहनावे बदल गए, हमारे सांस्कृतिक चीजें बदल गई। हिमालय के निचले क्षेत्रों और भारत के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु प्रायः समशीतोष्ण कहे जाते हैं, टेम्परेट। जैसे हम हिमालय से नीचे की तरफ आएंगे, इस तरफ, यहाँ का जो जलवायु है वो समशीतोष्ण यानी टेम्परेट कही जाती है, क्योंकि सर्दियाँ कम ठंडी होती हैं और गर्मी बहुत अधिक गर्म नहीं होता। यहीं पर हमें
कई पर्वतीय पर्यटक स्थल भी मिलते हैं जहां मैदानी क्षेत्रों की गर्मी से राहत पाने के लिए प्रायः लोग आते हैं। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी जलवायु में परिवर्तन होते ही ये आर्थिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण हो गया। उत्तरी मैदानों में जलवायु उपोष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल, जहां ग्रीष्मकाल अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु ठंडी होती है। यहीं पर भारत का अधिकांश गेहूं उगाया जाता है। पश्चिम में थार मरुस्थल की जलवायु शुष्क होती है, जहां दिन अत्यधिक गर्म, रातें ठंडी, वर्षा बहुत कम होती है। वहां के लोगों ने जल संग्रह करने और बचाने के लिए अनोखे उपाय किए हुए हैं। यहाँ तक कि मानचित्र के माध्यम से अगर हम समझें कि यहाँ पे अल्पाइन है, यहाँ पे समशीतोष्ण है, यहाँ पर उपोष्ण है, और इस तरफ क्या आ जाएगा, मरुस्थलीय शुष्क शुष्क ऋतुआ शुष्क जलवायु आ जाती है। फिर देखेंगे पश्चिमी तटीय पट्टी में मानसून के महीनों में भारी वर्षा होती है। अगर आप इस इलाके को लें कि यहाँ पर बात कर रहा है, पश्चिमी तट की पट्टी में मानसून के महीनों में भारी बारिश होती है। जब मानसून ऐसे आता है इस तरफ से, तो यहाँ पे बारिश करता है। इसकी एक शाखा ऐसे निकल जाती है, शाखा ऐसे, एक शाखा ऐसे, जिससे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु बनती है। कौन सी बनती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जो चावल और मसालों की खेती के लिए अनुकूल है। दोस्तों, इस बात को याद रखें कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु मध्य दक्कन पठार की जलवायु अर्ध शुष्क है। यानी यहाँ मध्य दक्कन पठार की जलवायु अर्ध शुष्क है, जिसमें ग्रीष्मकाल गर्म, सर्दियाँ हल्की ठंडी, वर्षा ऋतु में सामान्य वर्षा। पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप में हल्की सर्दी, मानसूनी हवाओं द्वारा नियंत्रित अलग अलग आर्द्र और शुष्क अवधियों के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव होता है। आप इस विषय को आगे पढ़ेंगे। नोट: आप उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय शब्दों का अर्थ आगे समझेंगे, जो उष्णकटिबंधीय कहे जाने वाली दो विशेष समानांतर अक्षांश रेखाओं से संबंधित है। दोस्तों, इन दोनों शब्दों पर फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत की जलवायु इन दोनों से ही सबसे ज्यादा प्रभावित है। कौन कौन? उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। जलवायु निर्धारित करने वाले कारक। जलवायु को निर्धारित कौन कौन करते हैं? विभिन्न प्रकार की जलवायु का निर्माण किन कारणों से होता है? अनेक कारक इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। वैश्विक स्तर पर कुछ सामान्य कारक हैं, जबकि कुछ कारक क्षेत्रीय या स्थानीय होते हैं। आइए मुख्य कारकों को समझें। सबसे पहला है अक्षांश। अक्षांश हमने बताया था, जैसे ये पृथ्वी है, ये 0 अक्षांश हो जाएगा। इसके ऊपर अक्षांश ये बढ़ते जाते हैं, 1 2 3 4, यहाँ 90, ऐसे इधर भी बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे बताया भी गया है कि हम क्लास 6 में अक्षांश पढ़ चुके हैं। अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी से मापे जाते हैं। जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं या आगे बढ़ते हैं, विषुवत रेखा के आसपास की जलवायु बहुत गर्म होती है, लेकिन अक्षांश बढ़ने के साथ साथ यह समशीतोष्ण या फिर ठंडी या बर्फीली हो जाती है। ऐसा क्यों? विषुवत रेखा के आसपास जलवायु बहुत गर्म होती है, लेकिन अक्षांश बढ़ने के साथ समशीतोष्ण या फिर ठंडी या बर्फीली हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज की रोशनी तिरछी पड़ेगी, तो वहां पे समशीतोष्ण होगा, और ध्रुवों पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, तो वहां पे ठंडी बर्फीली हो जाती है। भूमध्य रेखा के पास स्थित स्थान जो निम्न अक्षांशों पर हैं, वे गर्म रहते हैं, जबकि ध्रुवों उच्च अक्षांश के पास स्थित स्थान ठंडे होते हैं। ऐसा उस कोण के कारण होता है जिस पर सूर्य की किरणें किसी छेद विशेष पर पड़ती हैं।
भूमध्य रेखा पर किरणें लगभग लंबवत होती हैं, जिससे उनकी संपूर्ण ऊर्जा पृथ्वी की सतह के एक छोटे से छेद पर केंद्रित होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में किरणें झुकी हुई होती हैं, तिरछी होती हैं। सूर्य एक बड़ी सतह पर वितरित होती है। इसके अतिरिक्त उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल के बहुत बड़े भाग से लंबी दूरी पार करके गुजरना पड़ता है। दोस्तों, इस बात को याद रखें कि जहाँ एक तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और वो बड़ी सतह वितरित हो जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी के वायुमंडल के बहुत बड़े भाग से लंबी दूरी पार करके गुजरना पड़ता है। जैसा कि दिखाया गया है, आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये सौर विकिरण एक यहाँ पड़ रहा है डायरेक्ट, और इसको आप देखेंगे तो लंबी दूरी तय करेगा, तिरछा पड़ेगा, जिससे उनकी ऊर्जा और भी नष्ट हो जाती है। परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों की विषुवत रेखीय क्षेत्रों की तुलना में कम ताप मिलता है। क्या कह रहे हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों को विषुवत रेखीय क्षेत्रों की तुलना में कम ताप मिलता है। हम इसे भारत में भी देख सकते हैं। कन्याकुमारी और निकोबार द्वीप समूह भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण लगभग पूरे वर्ष गर्म रहते हैं, जबकि उत्तर में स्थित श्रीनगर स्थान बहुत ठंडे होते हैं। यानी आप भारत का लोकेशन अगर देखें तो भूमध्य रेखा के करीब है कन्याकुमारी निकोबार, जबकि श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है वो ऊपर पड़ता है, उत्तर दिशा में पड़ता है, 23.5 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वहाँ धीरे धीरे मौसम ठंड होने लगता है। दूसरा है ऊंचाई। हमने पाठ में पर्वतीय पर्यटक स्थलों के विषय में पढ़ा है, जो अपनी ठंडी जलवायु के कारण लोकप्रिय पर्यटन केंद्र हैं। दोस्तों, ऊंचाई के कारण जलवायु बदलती है और वहाँ का जलवायु ठंडी हो जाती है, वो पर्यटक स्थल बन जाते हैं। भारत में ऐसे कई स्थान है, जिसमें मुन्नार, थेनी, ऊटी, मदीकेरी, महाबलेश्वर, माउंट आबू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, तवांग, शिलांग आदि प्रमुख है। हम जानते हैं ये स्थान मैदानों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं, लेकिन यह उनके ठंडे तापमान की व्याख्या कैसे करता है, आप इसका पूर्ण उत्तर बाद में अपने विज्ञान की कक्षाओं में जानेंगे। सरल रूप से कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, साथ साथ तापमान भी कम होता जाता है। दोस्तों, यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, तापमान कम होता जाता है। ये आप दार्जिलिंग, ये ऊटी, शिमला और मुन्नार, आप बता सकते हैं कौन किस स्टेट में है। मैं 3 बताता हूँ, एक आप बताइएगा। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, मुन्नार केरला, शिमला हिमाचल प्रदेश। ऊटी के बारे में आप बताइए। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव और इसके परिणाम स्वरूप वायु का घनत्व कम हो जाता है। जैसे जैसे वायु का घनत्व कम होता जाता है, वायु ठंडी हो जाती है। सूर्य पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, इसलिए सतह से जितनी अधिक दूरी होगी, हवा उतनी ही कम गर्म होगी। दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है, सूर्य पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, इसलिए सतह से जितनी इसलिए सतह से जितनी दूरी होगी, हवा उतनी ही कम गर्म होगी। ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। सूर्य की रोशनी जब आती है तो इस पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। इसके संपर्क में जो सबसे करीब की हवा है, सबसे नजदीक की हवा है, वो ज्यादा गर्म होगी। जो हवा यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, वो कम गर्म होगी। हिमालय इतना ऊंचा है कि इसके शिखरों पर तापमान जल के हिमांक से नीचे रहता है, जिससे वे हिम से ढके रहते हैं। आइए पता लगाएं। ऊटी एवं कोयम्बटूर लगभग समान अक्षांशों पर स्थित हैं। ऊटी में गर्मी का तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि कोयम्बटूर 25 से 38 सेल्सियस होता है। इन दोनों स्थानों में तापमान का अंतर क्यों है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि ऊटी की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, जबकि कोयम्बटूर की ऊंचाई कम है। और हमने अभी पढ़ा कि ऊंचाई बढ़ने से
घनत्व, वायुमंडलीय दबाव कम होते होते जाते हैं और हवा ठंडी होती जाती है, जिसकी वजह से वहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है। तीसरा है समुद्र से निकटता। दोस्तों, तीसरा क्या है? समुद्र से निकटता। यदि हम समुद्र से निकटता, तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों, यदि ये भारत का मानचित्र माने, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। चूंकि ये तटीय क्षेत्र हैं, तो तटीय क्षेत्रों में महासागरों की वजह से तापमान में परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता है। गर्मियाँ बहुत अधिक गर्म नहीं होती, सर्दियाँ बहुत अधिक ठंड नहीं होती। यानी गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी नहीं होगी और ठंडी में बहुत गर्मी ठंडी नहीं होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र तापमान को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? समुद्र। यह चित्र इस घटना का विवरण प्रस्तुत करता है। आप देख सकते हैं, ये है एक चित्र। भूमि ऊष्मा का अवशोषण शीघ्रता से करता है, समुद्र धीरे धीरे ऊष्मा को अवशोषित करता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि भूमि जो धरती है वो ऊष्मा का अवशोषण तेजी से कर लेता है। मान लीजिए 44 डिग्री सेल्सियस कर लिया। एक ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है और वहीं पानी धीरे धीरे गर्म होता है, 32 डिग्री है और ये क्या है? ये ठंडा है। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे और हाई प्रेशर कहाँ होगा? जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा, और लो टेम्परेचर कहाँ होगा? जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा। इसके अनुसार अगर हम देखें तो हवा इस तरफ से इस तरफ चलेगी और जो 44 डिग्री टेम्परेचर है वो 32 डिग्री वाला टेम्परेचर आने की वजह से टेम्परेचर घट जाएगा और अधिक गर्मी नहीं होगी। सेम यही शीतकाल में होगा। आप देख सकते हैं समुद्र ऊष्मा को धीरे धीरे छोड़ता है, यानी 18 डिग्री टेम्परेचर होगा, क्योंकि जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे अपनी गर्मी को रिलीज भी करेगा। वहीं भूमि शीघ्रता से ऊष्मा को छोड़ती है, ये जल्दी से ठंडी हो जाएगी। फिर समुद्री पवनों द्वारा गर्म हवा तटीय क्षेत्र की तरफ, फिर हवाएं चलने लगती हैं और टेम्परेचर अधिक महसूस होने लगता है। इसी तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे समुद्र तटीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। फिर यह चित्र इस घटना का विवरण है। आपकी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में तटीय क्षेत्रों की भूमि और जल के गर्म होने एवं ठंड होने पर चर्चा करते हुए विस्तार से समझाती है। परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र समशीतोष्ण रहता है। क्या रहता है? समशीतोष्ण रहता है। किंतु जैसे जैसे आप तट से स्थल की ओर बढ़ेंगे, यानी अगर ये तट है, इधर की तरफ बढ़ेंगे, तापमान अधिक होता जाता है। तट से दूर होते जाएंगे तो तापमान अधिक होता जाता है। ग्रीष्म काल में तापमान अधिक और सर्दियों में तापमान कम हो जाता है। उदाहरण के लिए मुंबई और नागपुर एक समान अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन मुंबई समुद्र के पास होने के कारण ग्रीष्म काल में ठंडा रहता है, लगभग 32 डिग्री सेल्सियस। यहाँ हल्की सर्दी 18 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि तट से दूरी होने के कारण नागपुर में ग्रीष्म काल में तापमान लगभग 44 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में 10 डिग्री सेल्सियस होता है। आप देख सकते हैं कि मुंबई में ताप परिसर अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर है लगभग 14 डिग्री सेल्सियस,
जबकि नागपुर में यह अंतर 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चौथा होता है पौने, क्या है जलवायु को प्रभावित करने वाले। गर्म पवन या ठंडी वायुराशियों को संचालित करती हैं। पवन गर्म या ठंडी वायुराशियों को संचालित करती हैं। यहाँ बताया जा रहा है जब पवनें चलती हैं या तो वो गर्म पवन होती है या तो वो ठंडी पवन होती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यों में राजा पौने पश्चिम से चलते हैं। ये पौने अरब के रेगिस्तान से चलकर अफगानिस्तान होते हुए शुष्क और गर्म पौने लेकर आती हैं, जो ग्रीष्म काल में भयंकर ताप लहर हीट वेव का कारण बनती हैं। सर्दियों में हिमालय में ठंडी पौने हिमालय के गिरिपथ में नीचे की ओर प्रवेश कर जाती हैं, जिससे शीत लहरें पैदा होती हैं। वहीं सर्दियों में क्या होता है कि ठंडी हिमालय से ठंडी पौने हिमालय के गिरिपात की ओर प्रवेश करती हैं। गर्मियों में पश्चिम की तरफ से गर्म हवा आती है, जिसे हम लू भी कहते हैं। वहीं ठंडियों में हिमालय से के गिरिपात में नीचे की ओर प्रवेश करती हैं ठंडी हवाएं और शीतलहर पैदा करती हैं। पौने न केवल तापमान को प्रभावित करती हैं बल्कि आर्द्रता और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले वर्षण को भी प्रभावित करती हैं। जैसा कि हमने देखा, मरुस्थल से आने वाली हवाएं शुष्क होती हैं, इसके विपरीत समुद्र से आने वाली पवनें धरातल पर नमी लाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा हो सकती है। हम शीघ्र ही मानसूनी पवनों के बारे में भी जानेंगे। यहाँ एक चित्र छपा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। एक पवन आ रही है, ये पवन कौन सी होगी आप बता सकते हैं? ये गर्म पवन होगी। चक्रवाती परिसंचरण बनाया जा रहा है। पुनरावलोकन, महासागर और पृथ्वी की सतह से पानी वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है और वर्षा, ओले, हिम के रूप में वापस पृथ्वी पर लौट आता है। इसे क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। स्थलाकृति, किसी क्षेत्र के धरातल पर अभिलक्षणों की समग्रता, जिसमें पहाड़, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, ढलान, तट आदि सम्मिलित होते हैं। स्थलाकृतियाँ, टोपोग्राफी, ये पांचवा कंपोनेंट है जलवायु के लिए। किसी क्षेत्र की स्थलाकृति भी वहां की जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए हिमालय और काराकोरम पर्वतमालाएं भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया की ठंडे रेगिस्तान से पवनों से बचाती हैं। आप अगर ये भारत का मैप है, यहाँ पे काराकोरम में पूरा ग्रेटर हिमालय बना हुआ है। इस तरफ से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको ये यहीं पे रोक देती हैं। अगर ये हिमालय ना होता तो हवाएं भारत में प्रवेश करती और पूरा नॉर्थ इंडिया तक बर्फ की हवाएं चलती हैं। दूसरी ओर थार मरुस्थल के लगभग समतल स्थलाकृति के कारण गर्म और शुष्क हवाओं से बचाव के लिए कोई अवरोध नहीं है। अगर ये हम देखें राजस्थान का इलाका जहाँ पे थार है, यहाँ पे किसी प्रकार के अवरोधक नहीं है। अगर यही अरावली जो आज पूरी तरीके से अपरदित हो चुका है, वह अपने मूल रूप में होता, ऊंचाई होती, तो हमें गर्म हवाएं भी नहीं आती। लेकिन आज गर्म हवाएं भारत के अंदर तक पहुंचती हैं। अगले भाग में हम भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून में पश्चिमी घाट की भूमिका को समझेंगे। अब हम सब एक साथ देखें। किसी भी जलवायु की किसी भी क्षेत्र की जलवायु उपर्युक्त सभी कारकों द्वारा सामूहिक रूप से निर्धारित होती है। जलवायु में 3 दशक या उससे अधिक समय से किसी क्षेत्र में तापमान, वर्षण, पवन की दिशा प्रतिरूप सम्मिलित होती है। दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, कम से कम 30 साल, 30 वर्षों के मौसम का हम आकलन करते हैं। 30 वर्षों तक की आकलन करने के बाद उस जलवायु का नाम निर्धारण करते हैं। सूक्ष्म जलवायु से तात्पर्य एक छोटे से क्षेत्र में स्थानीयकृत जलवायु से है, जो आसपास के क्षेत्र की जलवायु से अलग होती है। इसमें एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि का एक अनूठा प्रतिरूप होता है। अरावली
और नगरी उष्माद्वीप अर्बन हीट आइलैंड ये अरावली है, जहाँ पे हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं जो प्राकृतिक संरक्षण का प्रतीक हो सकता है। और ये जो बिल्डिंग डेवलपमेंट हुआ है ये अब अर्बन हीट जैसा आइलैंड बन चुका है। संकीर्ण घाटियों और कुछ जंगलों की अपनी सूक्ष्म जलवायु होती है। इसी प्रकार नगरी उष्माद्वीप में भी ऐसा ही होता है। जो भी हमने एक शब्द पढ़ा कि सूक्ष्म जलवायु क्या होती है, तो यही है कि कुछ संकीर्ण घाटियों जंगलों की अपनी जलवायु होती है। इसी प्रकार नगरी उष्माद्वीप में भी ऐसा होता है। ऐसे शहर जिनमें बड़ी संख्या में इमारतें और अन्य कंक्रीट संरचनाएं होती हैं और वनस्पति बहुत कम होती है, ये सभी उष्मा से वहां से उष्मा को बाहर जाने से रोकती हैं। ऐसे स्थान प्रायः आसपास के क्षेत्र की तुलना में बहुत गर्म हो जाते हैं। सूक्ष्म जलवायु स्थानीय वनस्पतियों, जीव जंतुओं, उगाई जाने वाली फसलों तथा मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रभाव डाल सकती हैं। फिर हम देखेंगे मानसून। मानसून भारत का जीवन का केंद्र है। मानसून के महीनों के दौरान नदियां जल से भर जाती हैं, मिट्टी में नमी आ जाती है, फसलें उगती हैं और जीवन फलता फूलता है। शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसीम से बना है। इस लाइन को याद रखें कि मानसून अरबी भाषा के मौसीम से बना है, जिसका अर्थ है ऋतु। यह शब्द हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है। मानसून का एक वार्षिक प्रतिरूप होता है। मानसून की क्रियाविधि जटिल होती है, परंतु यह इस साधारण तथ्य पर आधारित है कि भूमि समुद्र की तुलना में शीघ्रता से गर्म या ठंडी होती है। दोस्तों, जो धरती है, पृथ्वी की सतह समुद्र की तुलना में शीघ्रता से गर्म भी होती है और ठंडी भी होती है। मानसून तापमान। मानसून जो है वो तापमान, वायुदाब, पवन की गति के बीच मूलभूत संबंधों को सामने लाता है। सरल शब्दों में कहें तो जैसे ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है, एशियाई भूभाग गर्म हो जाता है, जिससे उस पर एक शक्तिशाली निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। चूंकि पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, इसलिए पवनें ठंडे उच्च दाब वाले महासागर से गर्म भूभाग की ओर चलती हैं। ये समुद्री पवनें नमी लेकर आती हैं जो गर्म भूभाग पर संघनित होती हैं और फिर भारी मानसूनी वर्षा होती है। इसलिए मानसून का अर्थ सामान्यतया पवनों की अपेक्षा मौसमी वर्षा से होता है। ग्रीष्म ऋतु और ये शीत ऋतु। दक्षिण पश्चिम मानसून। आप देख सकते हैं ये दक्षिण पश्चिम मानसून आ रहा है और ये उत्तर पश्चिम मानसून, लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं, ये लौट रहा है। इसकी एक विस्तृत जानकारी हमें अगले क्लास के चैप्टर में मिलेगा। हम यहाँ भी उसकी बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी चैप्टर में लिखी गई बातों को समझना है और जल्द से जल्द इसकी एक झलक मात्र लेनी है। जब हम क्लास 11th की एनसीईआरटी पे आएंगे तो उसमें हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को पूरी विस्तृत रूप में समझेंगे। अभी आप समझिए कि मानसूनी वर्षा कैसे भारत में प्रवेश करती है। थोड़ी सी झलक है कि जब एशिया का भूभाग गर्म होता है, जैसे ये जब यहाँ पे गर्म होता है, यहाँ पे ठंडी हवाएं रहती हैं, ये चल के इधर आती हैं और ये अपने साथ आर्द्रता भी लाती हैं और फिर भारत में और भारतीय उपमहाद्वीप में बारिश करती हैं। सर्दियों में यह प्रतिरूप विपरीत हो जाता है। जब स्थल भाग समुद्र की तुलना में शीघ्रता से ठंडा होता है, तब स्थल भाग पर उच्च दबाव क्षेत्र विकसित होता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत कम दबाव के कारण गर्म रहता है। इससे पवनें विपरीत दिशा में चलती हैं, अर्थात भूमि से समुद्र की ओर, जिससे एशिया के अधिकांश भाग में शुष्क परिस्थितियां बन जाती हैं। भारत की बात करें तो मानसून की वर्षा सामान्यतया जून की शुरुआत में भारत के दक्षिणी सिरे से प्रवेश करती है और कुछ सप्ताह में उत्तर की ओर बढ़ती है। जुलाई के मध्य तक
या संपूर्ण उपमहाद्वीप में फैल जाती है। हालांकि यह सरलता से आगे नहीं बढ़ती। पश्चिमी घाट एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पश्चिमी घाट है, जब ये हवाएं आती हैं यहाँ टकरा जाती है, यहाँ पे बारिश करना पड़ता है इसको। एक शाखा ऐसे निकल जाएगी, एक शाखा ऐसे निकल जाएगी। फलस्वरूप उनके पश्चिमी ढलानों पर बहुत अधिक वर्षा होती है, जबकि पूर्वी ढलान पर दक्कन पठार पर कम प्रायः अंतरालों के साथ वर्षा होती है। यहाँ सारी बारिश करके जब हवा हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है और आगे बढ़ने लगती है, तो यहाँ पे बारिश नहीं कर पाते। इसे वृक्ष छाया प्रदेश कहते हैं। प्रायः अंतरालों के साथ वर्षा होती है। इसके सामान्यतः ग्रीष्मकालीन और दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। जो जुलाई में मानसून आता है और बारिश होती है उसे क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून। इसको आप याद रखिए। यह दक्षिण पश्चिम पवनों की दिशा को दर्शाता है। किसको दिशा दर्शाता है? तो दक्षिण पश्चिम पवनों को। अब आप देखें इसे, ये पवन है तो कौन सी पवन मानी जाएगी? ये मानी जाएगी कौन सी? किधर से आ रही है? पश्चिम से, तो पूरब नहीं मानेंगे, पश्चिम मानेंगे। जैसे देखिए ये इधर से जा रही है, इसको हम दक्षिण पश्चिम मानेंगे, न कि नॉर्थ ईस्ट मानेंगे। शीत ऋतु के आगमन पर पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। जब शीत ऋतु आता है यही पवनें अपना दिशा बदल लेती हैं और ऐसे चलने लगती हैं। इस समय हवाएं भूभाग से समुद्र की ओर बहती हैं। शुष्क हवाएं दक्षिण भारत में ठंड प्रारंभ कर देती हैं, लेकिन इनका एक भाग बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए कुछ नमी ग्रहण कर दक्षिण पूर्व भारत के कुछ भागों में वर्षा करने में सक्षम होता है। इसे शीत या उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। जो ये हवा आती है ठंड वाले, इसे क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। दोस्तों, इस बात को आप याद रखिएगा कि लौटता हुआ मानसून या फिर शीत ऋतु में जो बारिश होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ सकते हैं कि शीत ऋतु में जो बारिश होती है किस मानसून से, तो उत्तर पूर्व आपको जवाब देना है। मेघालय के मौसिन राम विश्व की सर्वाधिक लगभग 11,000 mm यानी 11 मीटर औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। दोस्तों, ये जीके का सवाल है कि मेघालय में कौन स्थित है? मौसिन राम, जहाँ पे दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश होता है। पहले चेरापूंजी था। मानसून ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अनेक रागों को प्रेरित किया है। मेघ मल्हार, अमृतवर्षिणी उनमें से कुछ प्रमुख हैं। दोस्तों, शास्त्रीय संगीत के ये राग हैं कौन कौन? मेघ मल्हार और अमृतवर्षिणी, ये राग हैं, शास्त्रीय संगीत के राग हैं। आप इसको याद रखिएगा। सीधा सवाल आ जाएगा कि मेघ मल्हार क्या है या फिर अमृतवर्षिणी क्या है, तो आप बताना है ये शास्त्रीय संगीत है। भारत में मानसूनी वर्षा का पूर्वानुमान सदैव से ही जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। हमारे पूर्वजों ने अपने आसपास की प्रकृति के संकेतों को ध्यान से देखा और अपने अनुभवों से स्थानीय पारंपरिक ज्ञान विकसित किया। यह पारंपरिक ज्ञान एक महत्वपूर्ण विरासत है जिसे हमें संरक्षित करना चाहिए। उदाहरण के लिए कोंकण तट पर मछुआरे मानसून के आगमन की भविष्यवाणी करते हैं। जब जल के नीचे रहने वाली मछलियां सतह पर दिखाई देने लगती हैं। दोस्तों, ये पारंपरिक ज्ञान है कि जब जल के नीचे से मछलियां सतह पर दिखाई देने लगती हैं तो माना जाता है कि मानसून आने वाला है। दक्षिण भारत के कुछ भागों में माना जाता है कि मानसून गोल्डन सावर ट्री यानी अमलतास कैसिया पिस्टूला के खिलने के 50 दिनों के भीतर आ जाता है। गोल्डन सावर ट्री। कुछ समुदायों का यह भी मानना है कि जब कौवे अपने घोंसले पेड़ की चोटी पर बनाते हैं, कहाँ? कौवे अपने घोंसले पेड़ की चोटी पर बनाते हैं तो कम वर्षा का संकेत देता है, जबकि अगर घोंसले नीचे तो भारी वर्षा होने की संभावना है। अपने क्षेत्र में वर्षा
कोहरे, हिम या सहीम दृष्टि के बारे में ऐसे स्थानीय ज्ञान की एक सूची बनाइए। जलवायु हमारा जीवन, हमारे जीवन का जलवायु से गहन संबंध है और हम इस पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए जलवायु का प्रभाव स्थानीय संस्कृतियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारत में ऋतुओं और कृषि पद्धतियों से संबंधित अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। अपने दादाजी दादी जी या पड़ोसी के वृद्धजनों के संपर्क कीजिए। उनसे उनके बचपन और युवावस्था में मनाए जाने वाले पारंपरिक त्योहारों और नृत्यों के बारे में पूछिए जो उन्हें याद है, विशेषकर जो कृषि वर्षा से संबंधित थे। वे किन रीति रिवाजों में भाग लेते थे। फिर अपने साथियों के साथ एक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कीजिए। आप अपने वयोवृद्धों द्वारा साझा किए गए कुछ नृत्य गीतों गतिविधियों को वहां प्रदर्शित कर सकते हैं, चाहे वह फसल की रस्म हो या वर्षा के देवताओं की प्रार्थना के बारे में एक सरल कहानी या कोई नृत्य। जलवायु का प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। दोस्तों, जलवायु का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर है। प्रायः आपने सुना होगा कि मानसून फेलियर हो गया है, जिसका अर्थ है मानसून के मौसम में वर्षा कम होना। ऐसे समय में कृषि प्रभावित हो जाती है। लोगों, सामान्यतः महिलाओं को जल की तलाश में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और कृषि श्रमिकों को नगरों की ओर पलायन की संभावना होती है। खाद्यान्न, बड़े पैमाने पर अनाज, सब्जियां, फल महंगे हो जाते हैं, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। औद्योगिक गतिविधियों भी प्रायः पूर्वानुमानित मौसम और जल की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं। विश्व भर में हम जलवायु और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बीच ऐसे संबंधों को सरलता से पहचान सकते हैं। जब जलवायु जन आपदाएं आती हैं और तो ये स्थितियां विशेष रूप से तनावपूर्ण हो जाती हैं। तो हमने देखा कि कैसे जलवायु हमारे अर्थव्यवस्था को नुकसान और फायदा पहुंचा सकती है। यहाँ कुछ त्योहारों के नाम लिखे हैं, आपको बताना है कि किस स्टेट में है। बिहू, छठ पूजा, मकर संक्रांति, बैसाखी, पोंगल, अभी शीतकालीन महोत्सव, होए हेमिस, लोसुंग उत्सव, गुड़ी पड़वा, लोहड़ी, ओणम आदि। जलवायु और आपदाएं, भारत में मौसम के विविध स्वरूप चरम स्थितियों जैसे चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन और जलवायु संबंधी विकट आपदाओं को जन्म दे सकते हैं। ये घटनाएं लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, कृषि को बाधित करती हैं, आधारभूत ढांचे को क्षति पहुंचाती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती हैं। चक्रवात, प्रतिवर्ष भारतीय तटरेखा, विशेष रूप से पूर्वी तट यानी ये वाले तट पर कई चक्रवातों का सामना करना पड़ता है। गत वर्षों में इनमें से कुछ अत्यधिक विनाशकारी रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मानव और पशु जीवन की हानि हुई, संपत्ति, आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचा, पेड़ उखड़ गए, मृदा अपरदन हुआ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आने वाले चक्रवातों पर नजर रखता है। कब बना था? 1875 में बना था। उनमें उनके बढ़ने, विकास और प्रभावित होने वाले क्षेत्र के बारे में पूर्व जानकारी प्रदान करता है। इसे अनदेखा न करें। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ को प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। एनडीआरएफ बटालियन भारत में 12 अलग अलग स्थानों पर स्थित है। कहाँ, कितने स्थानों पर स्थित है? 12 स्थानों पर। इसको याद रखें कि 12 स्थानों पर एनडीआरएफ लगाई गई है। एनडीआरएफ ने चक्रवात, भूस्खलन, बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान बचाव और राहत कार्यों में भूमिका निभाई है। चक्रवात कैसे बनते हैं? हमने देखा कि कुछ विशेष परिस्थितियों में समुद्र के पास वायुमंडलीय दबाव के आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम हो जाता है। क्या देखा? समुद्र के पास वायुमंडलीय दबाव आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम हो जाता है। यदि ये समुद्र है, समुद्र के बीच में जब टेम्परेचर 27 डिग्री के ऊपर जाने लगता है तो वहां पे वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से चक्रवात बनने लगता है, जिससे निम्न दाब तंत्र बनता है। यह स्थिति आसपास के क्षेत्रों को
पवन को निम्न दबाव क्षेत्र की ओर खींचती है और धीरे धीरे निम्न दबाव क्षेत्र समुद्र से स्थल की ओर बढ़ता जाता है। यह पवन अपने साथ नमी और वर्षा लाती है। जब निम्न दबाव तंत्र तीव्र होता है और पवन की गति अधिक होती है तो इसका परिणाम चक्रवात हो सकता है। दोस्तों, चक्रवात में पवन की गति तेज होगी और निम्न दाब तंत्र भी तेज होगा, यानी जो लो प्रेशर है उसका जो प्रवणता है वो काफी ज्यादा होता है। जैसे कि पवन नमी एकत्र करती है, पवन जो है वो नमी को एकत्र करती है, वे बादल बनाती है और बाहर से अवदाब केंद्र की ओर घूमती हैं और केंद्र जो कि बादल रहित होता है उसे चक्रवात की आग कहते हैं। जब ये चक्रवात ऐसे ऐसे बनता है, ये जो बीच वाला होता है इसको चक्रवात की आंख कहते हैं और यहाँ पे बादल नहीं बनते, इसे बादल रहित कहते हैं। अभी आप आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे। बादल क्या है? आप कह सकते हैं आकाश में सफेद गुच्छे, लेकिन किससे बने हैं? इसका सरल उत्तर है जल। लेकिन वे केवल जल नहीं है, बादल जल की बूंदें और हिम के टुकड़े दोनों का मिश्रण होते हैं, वायुमंडल में लटके रहते हैं। बाढ़ समान रूप से जब शुष्क भूमि पर जल का अति प्रवाह होने लगता है तो बाढ़ आती है। शुष्क भूमि पर जब अति प्रवाह जल का होने लगता है तो क्या आता है? बाढ़ आती है। ऐसा भारी वर्षा के कारण हो सकता है जिससे सतह पर अत्यधिक जल बहने लगता है, जिसे भूमि सोख नहीं पाती। नदियों, झीलों जैसे निकायों में जल का अत्यधिक संचयन हो जाता है, जिससे जल बाहर बहने लगता है और किनारे टूट जाते हैं। प्रायः बाढ़ मानसून के दौरान आती है। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य बाढ़ के लिए विशेष रूप से संवेदनशील हैं। बादलों का निर्माण निम्न दाब का केंद्र पवन समुद्र की नमी की ओर चक्रवाती चक्रवात फानी फानी नाम है, तो अब ऐसे नाम रखे जाते हैं। ये आप देख रहे हैं चक्रवात की आंख ये बनी हुई है। क्या आपने कभी बाढ़ देखी है? भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए और जहाँ पे बाढ़ आई है राज्यों के नाम बताइए। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र में बाढ़ तब आती है जब हिम नदी झीलें सामान्य से अधिक मात्रा में जल निकास करने लगती हैं। हिम नदी झीलें अपने जल को रोकने के लिए चट्टानों और हिम का एक अवरोध बनाती हैं, जो प्रायः पिघलती हिमनदों से आता है। यदि हिमनद बहुत तेजी से पिघलते हैं या बहुत अधिक वर्षा होती है तो दबाव के कारण जल अवरोध टूट जाता है और हिमनदी विस्फोट ग्लेशियर ब्रस्ट कहा जाता है। लोगों और संपत्ति के लिए विनाशकारी होता है। दोस्तों, ये मान लीजिए हिमनद है, यहाँ पे एक बर्फ के कुछ टुकड़ों ने यहाँ पे अवरोधक बना दिया। अब यहाँ पे धीरे धीरे पानी इकट्ठा होगा और ये एक झील बन जाएगा। लेकिन यदि बहुत ज्यादा प्रेशर इस दीवार पे पड़ा तो ये अपने आप टूट जाएगा, जिससे अचानक से यहाँ से पानी आएगा और मैदानी इलाकों में या फिर भावर इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति हो जाएगी। उसे ही हिम नदी विस्फोट कहा जाता है। 2013 में उत्तराखंड के कई दिनों तक लगातार बारिश के कारण अचानक हिम नदी विस्फोट हो गया। इसके बाद कई भूस्खलन हुए। भारत की महत्वपूर्ण पवित्र स्थलों में से केदारनाथ मंदिर के आसपास पूरी तरह क्षेत्र नष्ट हो गया। बाद में कई गांव बह गए, साथ ही कई सड़कें पुल भी बह गए। 6,000 लोगों की मृत्यु हो गई, ज्यादातर तीर्थ यात्री थे। ये आप देख सकते हैं चक्रवात का नुकसान, भूस्खलन, जंगल की आग, बाढ़। भारी वर्षा होने पर कई शहरों में बाढ़ आ जाती है। ऐसा जल निकासी व्यवस्था पर अत्यधिक बोझ या अनियोजित निर्माण के कारण हो सकता है। बहुधा जल मार्गों पर अतिक्रमण और जल प्रवाह के अवरोध के कारण होता है। इसके अतिरिक्त शहरों में कंक्रीट या डामर की सतहें जल को भूमि द्वारा अवशोषित नहीं होने देते। दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है कि शहरों में बाढ़ जो आती है उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत ज्यादा विकास के नाम पर राजमार्गों का निर्माण कर देना
कंक्रीट डामर की सड़कें बना देना, बिल्डिंगें बना देना, जिससे भूमि द्वारा जल को अवशोषित नहीं किया जाता और बहुत जल्दी वह पानी बाढ़ का रूप ले लेता है। भूस्खलन भूस्खलन शैल, मिट्टी या मलबे का अचानक ढहना है, जो प्रायः भारी बारिश, भूकंप या ज्वालामुखी सक्रियता के कारण होता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ पश्चिमी घाट या अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन आम बात है। ये घटनाएं प्रायः मानसून के दौरान होती हैं। मानवीय गतिविधियों जैसे वनों की कटाई, स्वीकृत विधियों का पालन किए बिना आधारभूत ढांचे का निर्माण तथा जल के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध करने वाली अत्यधिक इमारतों के निर्माण के कारण इन क्षेत्रों में भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं कि भूस्खलन ज़्यादातर हिमालयी पर्वतीय इलाकों में ही आते हैं। कारण ये है कि यहाँ पे जब विकास किया जाता है या फिर वनों की कटाई की जाती है, जिसकी वजह से पहाड़ कमज़ोर हो जाते हैं और जब बारिश होती है तो भूस्खलन की संभावना बन जाती है। दावानल यानी जंगल की आग बोलते हैं। दावानल एक अनियंत्रित आग है जो जंगलों में तीव्र गति से फैलती है। प्रायः ये शुष्क जलवायु जन्य परिस्थितियों, सूखा या तेज हवाओं के कारण फैलती है। मानवीय लापरवाही भी इसका एक और आम कारण है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ घने वन प्रदेशों या घास के मैदानों वाले राज्यों के साथ ही पश्चिमी घाट जैसी पर्वत श्रृंखला में दावानल एक आम बात है। आग जंगल के बड़े क्षेत्रों को नष्ट करने के अलावा वन्य जीवों, पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुंचाती है, हवा की गुणवत्ता को खराब करती है और स्थानीय समुदाय को विस्थापित होने पर विवश करती है। इसलिए इसके परिणाम पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों हैं। दोस्तों, जंगल की आग मानवीय और प्राकृतिक दोनों है, जिसका परिणाम पर्यावरण और आर्थिक विनाश दोनों होता है। आपदा के प्रकार को पहचानिए और लोगों, पेड़ पौधों, जानवरों, आर्थिक जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये जो सवाल लिखे हैं ये आपके सोचने के लिए हैं। प्रत्येक आपदा में प्राकृतिक और मानवीय कारणों की पहचान कीजिए, अपने निष्कर्षों की तुलना कीजिए। इन्हीं उपायों में इन समूहों में उन उपायों पर भी चर्चा कीजिए उपयुक्त आपदाओं से बचने में सहायता कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य जलवायु में महत्वपूर्ण या दीर्घकालिक परिवर्तन से है। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन क्या है? तो जलवायु में महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक परिवर्तन यह संपूर्ण पृथ्वी पर या क्षेत्रीय स्तर पर हो सकता है। इसमें तापमान, वर्षा, मौसम की घटनाओं में परिवर्तन सम्मिलित है। पिछले शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने जलवायु परिवर्तन को प्रेरित किया, जिसे समझने के लिए हम पिछले लाखों वर्षों को देख सकते हैं। हालांकि 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्यतः मानवीय गतिविधियों, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने, वनों की कटाई, पर्यावरण के लिए हानिकारक औद्योगिक उत्पादन, अत्यधिक या अनावश्यक खपत के रूप में द्वारा हुआ। दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन कोई पहली बात नहीं, इसके पहले भी हुआ है, लेकिन पहले के जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक परिवर्तन से हुए थे, जबकि अब मानवीय कारणों से हो रहे हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से जलवायु क्यों प्रभावित होती है? पृथ्वी के प्राकृतिक कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें धीरे धीरे वायुमंडल में उत्सर्जित होती हैं। सूर्य से प्राप्त गर्मी को रोकती हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर एक कंबल के रूप में रोक लेती है। यह प्राकृतिक हरितगृह ग्रीन हाउस गैस प्रभाव पृथ्वी को जीवन का स्वतंत्र अनुसार गर्म करती है। अगर ये पृथ्वी है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है, तो जो पृथ्वी अपना विकिरण रिलीज करती है वो इसको इसी में कैद कर लेती है, जिससे पृथ्वी के आसपास गर्म रहता है। हालांकि
मानवीय गतिविधियों जैसे उद्योग, परिवहन, कृषि ने कुछ ही शताब्दियों ने इन ग्रीन हाउस गैसों का भारी मात्रा में उत्सर्जन किया। यह तीव्र गति यह तीव्र वृद्धि अतिरिक्त गर्मी को रोकती है, जिससे तेजी से वैश्विक तापमान होता है। जब हमने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, जिसकी वजह से ज़्यादा गर्मी को ट्रैप करना शुरू कर दी धरती, और ग्लोबल वार्मिंग आ गया। यह जलवायु प्रतिरूप को बाधित करता है, जिस पर हजारों वर्षों से पेड़ पौधों, जानवरों, मानव समाज ने स्वयं को अनुकूलित किया है। भारत में अनेक क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए 2025 के आरंभ में देश का औसत तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जिसके परिणाम स्वरूप सर्दी सामान्य से बहुत कम या हल्की थी। अब देखिए इसके परिणाम 2025 के में ही दिखाई दिया कि गर्मी लगभग 1 से 3 डिग्री अधिक पड़ी और ठंडी हल्की और बहुत कम थे। इसका असर न केवल कृषि उत्पादन पर बल्कि अनेक लघु उद्योगों पर भी पड़ता है। यह मात्र एक उदाहरण है जो दिखाता है कि कैसे गर्म होती पृथ्वी हमारे लिए बढ़ती चुनौतियों को सामने लाती है। जलवायु परिवर्तन और आपदा के कारणों के बीच को समझना हमें इन चुनौतियों के लिए बेहतर तरीकों से तैयार होने में सहायता कर सकता है। यह समुदायों में अधिक पर्यावरण अनुकूल आचरणों और लचीलेपन एवं अनुकूल के निर्माण की आवश्यकता का भी समर्थन करता है। भारत सहित विश्व भर की सरकारें जलवायु परिवर्तन में न्यूनीकरण के उपायों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही हैं। हरित गृह गैस के उत्सर्जन में कटौती, वृक्षारोपण, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना आदि। किंतु ये प्रयास प्रायः आर्थिक विकास और उपभोग की बढ़ती आकांक्षाओं से टकराते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया कि ग्रीन हाउस गैस को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इस पूरे चैप्टर का सारांश देखें। भारत की विविधतापूर्ण जलवायु इसकी भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होती है, जिसमें पहाड़, पठार, मरुस्थल सम्मिलित हैं। मौसम अल्पकालिक है, ऋतुएं प्रतिवर्ष आती हैं। जलवायु दशकों तक दीर्घकालिक प्रतिरूप को प्रतिबिंबित करती है। अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से निकटता, पवन, शस्त्राकृति जैसे कारक जलवायु का निर्धारण करते हैं। जलवायु का निर्धारक कौन करता है? अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से निकटता, पवन और स्थलाकृति। मानसून कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, फसल चक्र और जीविका को प्रभावित करता है। जलवायु सांस्कृतिक परंपराओं, त्योहार, कृषि, आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़ी है। जलवायु की समझ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवातों के लिए तैयार रहने में सहायता करती है। जलवायु प्राकृतिक मौसम और तापमान को अति की ओर ले जाता है। यह प्राकृतिक और मानवीय जीवन के लिए गंभीर परिणाम हो सकता है। जलवायु के कारकों का उनके प्रभाव के साथ निम्नलिखित सूची से मिलान कीजिए। अक्षांश भारत में गर्मी के दौरान नवीनुक्त पवन को लाता है। ये यहाँ जाएगा। उत्तर एवं दक्षिण से अलग अलग जलवायु बनाता है। ऊंचे स्थानों को अधिक ठंडा करता है। ऊंचाई तापमान को प्रभावित करता है। कौन? अक्षांश तापमान को प्रभावित करता है। मानसूनी पौने अलग अलग जलवायु बनाता है। मौसम और जलवायु में अंतर क्या है? आप इस पूरे सवाल को पढ़ें और इसका जवाब दें। तब तक के लिए धन्यवाद।